तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से स्वस्थ होंगे, खाना खा रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो दोस्तों, ये हमारा तीसरा चैप्टर होने वाला है, तीसरी क्लास होने वाली है हड़प्पा सभ्यता को लेकर। हड़प्पा सभ्यता से जुड़े रिलेटिव 2 टॉपिक में कवर कर चुका हूँ और कुछ फैक्ट्स पर भी बात कर चुका हूँ। और ये तीसरी क्लास होने वाली है, ये भी फैक्ट्स पर होने वाली है। बिल्कुल फैक्ट रहेंगे इस क्लास में भी, जो आपके एग्जाम से रिलेटिव रहेंगे। आपका बेसिक भी मजबूत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप चाहे बिल्कुल वीक बने रहें, आपको कुछ नहीं आता हो, लेकिन हम आपका सब कुछ करा देंगे, विश्वास रखिएगा। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देखिए, फिर आप इस चैप्टर पे आइए तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए फैक्ट पर सीधे बात करते हैं। और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो थोड़ी कम ही रहे, ठीक है। तो पहला फैक्ट है हमारा, विशाल स्नान गृह आंगन में बना एक आयताकार है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा था। क्या है? जलाशय। आपने देखा होगा हड़प्पा सभ्यता में चारों ओर से मतलब एक गड्ढा कुंड सा बना होता था। आपने देखा होगा दक्षिण भारत के मंदिर कुंड बने हुआ करते थे, चारों तरफ सीढ़ियां लगी होती थी, दानाल बने हुआ करते थे। ऐसा ही एक बड़ा स्नान घर हड़प्पा सभ्यता में हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुओं दफनाने में नहीं था। दफनाने में नहीं था तो नहीं था उनका विश्वास। वो विश्वास नहीं करते थे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके साथ कोई चीज दफनानी चाहिए, कोई कीमती वस्तु दफनानी चाहिए, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में बांट किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो याद रखना, चर्ट नामक पत्थर से। और चैप्टर 2 में मैंने आपको बताया था कि ये शेर खड़ी पत्थर है, उससे मुद्राएं बनाई जाती थी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इससे बनाए जाते थे बांट। आपने देखे होंगे बांट बनाए जाते थे, जिससे आप लोग कुछ भी तौला करते हैं उसे हम बांट बोलते हैं, ठीक है। चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। सेल खड़ी पत्थर से मुद्राएं बनाई जाती थी, याद रखना। आभूषण से लदी हुई तथा शिशु भाग से प्रसाधनों से अलंकृत नारी मरण मृतियों को मातृ देवी की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? मातृ देवी की। किसको दी गई? मरण मूर्तियों को मातृ देवी की संज्ञा दी गई, याद रखना। सोतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। नहरों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सोतुघई से मिले हैं। कहाँ? सोरतुघई, याद रखना। सोरतुघई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। और जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, राजस्थान, याद रखना। चैप्टर 2 में मैंने इस पर चर्चा की है। और अगला है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मतलब मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। किसका अर्थ है? मोहनजोदड़ो का, ध्यान रखना। पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को दिया है। किससे? खेतड़ी क्षेत्र, मतलब जो खेत का इलाका होता है उससे जो साक्ष्य मिलते हैं, उसने उसे संस्कृति का नाम साक्ष्य के स्वरूप में दिया है। मेसोपोटामिया के कई लेखों में नाविकों का देश कहा गया है। नाविकों का देश, याद रखना। मेसोपोटामिया के जो लेख मिले हैं हड़प्पा स्थल या मोहनजोदड़ो को नाविकों का देश कहा गया है, क्योंकि ये नदी के किनारे बसे हुए थे, याद रखना। पुरातत्वविदों का मानना है कि हाज पक्षी मोर था। मतलब कोई प्रमाण नहीं है, कोई पक्का सबूत नहीं है कि हाज पक्षी मोर है। पुरातत्वविदों का मानना है ये। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। ईबीसीडी के 26 चिन्ह है, याद रखना। ईबीसीडी में 26 वर्ड होते हैं, याद रख। ऐसे इसमें 26 चिन्ह है। किसमें है? हड़प्पा सभ्यता के अभिलेखों में, याद रखना। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 700 थी। कुओं की कुल संख्या 700 थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आज हम जो नगर बसे हुए देखते हैं, बड़े बड़े नगर कह लो कि हमारी बस्तियां होती हैं, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पत्थर की मूर्ति को पुरोहित की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? पुरोहित की संज्ञा दी गई। पुरोहित, याद रखना। पुरोहित राजा मोहनजोदड़ो में एक पत्थर की मूर्ति को कहा जाता था। मतलब पुरोहित कोई इंसान नहीं था। पहले तो ये आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए, कोई पुरोहित कोई पंडित होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरोहित राजा, मतलब पुरोहित राजा मोहनजोदड़ो में एक पत्थर की मूर्ति को कहा गया है। पत्थर की मूर्ति बना दी, उसे पुरोहित राजा कहा जाता था, ठीक है।
1924 में सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की घोषणा हुई। मतलब एक 1924 में घोषणा हुई कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक नवीन सभ्यता है। ठीक है, एक नवीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। मेसोपोटामिया के समकालीन थी। मेसोपोटामिया आपको समझ में आना चाहिए, एक गांव की सभ्यता थी, लेकिन ये एक नगरीय सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कैसी है? नगरीय सभ्यता। लेकिन दोनों में अंतर बहुत डिफरेंट है। मतलब जैसे जो रुचि वहां पर थी वो यहाँ पर भी है, मतलब थोड़ा रिलेटिव है। ठीक है। पाकिस्तान निर्माण के बाद कई स्थल प्रकाश में आए। पाकिस्तान निर्माण के बाद मतलब 1947 के बाद पाकिस्तान का निर्माण हो गया। उसके बाद जैसे कि कालीबंगा, आपको याद होगा कालीबंगा, मैंने चैप्टर 2 में बात की थी, राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, राखीगढ़ी, धौलावीरा इत्यादि ऐसे बहुत से हैं। ठीक है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। किसकी खोज? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की है। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की है। राखलदास बनर्जी। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए। हड़प्पा सभ्यता की दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की है और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की है। विशाल स्नानगृह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा सभ्यता से नहीं हुआ है, ध्यान रखना। कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? तो विशाल स्नानगृह, जिसकी हम बात ऊपर कर चुके हैं। ठीक है। सो दोस्तों, ये तो रहे हमारे 20 फैक्ट। अब मैं इसका चैप्टर 2 आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो अभी तक आप लोगों ने देखा, हमने कुछ फैक्ट्स पर बात की थी और उसी को हम आगे भी बढ़ाएंगे और आगे कुछ और फैक्ट्स और कुछ क्वेश्चन पर भी बात करेंगे। तो देखिए, जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कौन थे? डायरेक्टर थे। डायरेक्टर याद रखना। अलेक्जेंडर कन्निंघम भारतीय पुरातत्व के जनक थे। ये थे डायरेक्टर। कौन थे? जॉन मार्शल कौन थे? डायरेक्टर। अलेक्जेंडर कन्निंघम कौन थे? पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक थे। ये जनक थे। कौन थे? अलेक्जेंडर। और जॉन मार्शल कौन थे? डायरेक्टर। बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में। याद रखना, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि बनावली किस राज्य में है? तो हरियाणा। और रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। याद रखना ये दोनों बातें। और मैंने ऐसे ही कालीबंगा के बारे में बताया था कि वो राजस्थान में है। लोथल, धौलावीरा गुजरात बताया था मैंने, याद रखना। तो हड़प्पाई लिपि क्या थी? ये क्वेश्चन आ गया हमारा कि हड़प्पाई लिपि आखिर थी क्या? तो हड़प्पा लिपि वर्णमालीय ना होकर चित्रात्मक थी। कैसी? अब जो ये वर्ण देख रहे हो आप लोग, एक शब्द देख रहे हो, ऐसी नहीं थी। उनकी लिपि थी चित्र आप लोगों ने देखे होंगे, जो ड्राइंग करते हैं छोटे छोटे बच्चे, ऐसे ही जब वो किसी बात को अपने प्रस्तुत करते थे तो चित्र के माध्यम से किया करते थे। ठीक है। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कैसी? यहां से लिखना स्टार्ट किया तो यहां से फिर मुड़ जाएंगे। यहां से स्टार्ट किया मतलब दाईं से बाईं। अपन लोग कहां से? बाएं से दाएं लिखते हैं। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 सबसे बड़े शहरों के नाम बताइए। मतलब 2 सबसे बड़े कौन कौन से शहर थे उनके? जैसे कि आज वर्तमान में हमारे दिल्ली, मुंबई सबसे बड़े शहर माने जाते हैं। दिल्ली सबसे बड़ा माना जाता है और हैदराबाद भी सबसे बड़े बड़े शहर है। ये उस समय के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये 2 उस समय के सबसे बड़े शहर माने जाते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उन 3 केंद्रों के नाम लिखिए जहां पर विशिष्ट ड्रिल से जुड़े हुए मनकों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां पर मनके बनाए जाते थे, उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो चंदूदड़ो, लोथल, धौलावीरा। कौन कौन से हैं? चंदूदड़ो, लोथल, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? मैं आपको ये पहले भी फैक्ट्स बता चुका हूं और एक क्वेश्चन में भी है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? तो याद रखना 26 चिन्ह हैं। आपको ABCD याद करने की जरूरत पड़ जाएगी अब, क्योंकि 26 चिन्ह उनमें भी है और इसमें भी है। हड़प्पा सभ्यता के एक प्रमुख पत्तन का नाम लिखिए। पत्तन आप लोग समझते हैं? बंदरगाह। एक ऐसा बंदरगाह बताइए जो हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर था। तो आपने सुना होगा लोथल, और लोथल मैंने बताया था कि गुजरात में है। समझ में आ गया? हड़प्पा सभ्यता में किन किन जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? मतलब वो कौन कौन से जानवर पाला करते थे, वो कौन कौन जानवरों से काम किया करते थे, उनकी हड्डियां या उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो है पहली है गाय, भैंस, बकरी, सुअर। ये 4 जानवरों की अस्थियां हमें प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापार क्या था? मतलब वो क्या व्यापार करते थे? तो उनका प्रमुख जो व्यापार था वो कृषि से रिलेटेड था। वो कृषि का व्यापार मतलब आदान प्रदान किया करते थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में
सुगंधित द्रव्यों को विशेष पात्रों में रखा जाता था, उन्हें क्या कहते थे? मतलब जो सुगंधित पात्र आप लोग अभी के टाइम परफ्यूम, क्रीम वगैरह जिसमें से खुशबू आती है, वो किसी विशेष चीज में रखे जाते थे, तो उन्हें फ्यांस बोला जाता था। फ्यांस बोला जाता था मतलब एक ऐसी वस्तु जिससे सुगंध बाहर न निकल पाए। जैसे कि आज के टाइम हम लोग कांच का उपयोग करते हैं, उस टाइम वो फ्यांस का उपयोग करते थे सुगंधित द्रव्यों को रखने के लिए। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियों से आप क्या समझते हैं? ये अगला क्वेश्चन है हमारा। तो सिंधु घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हड़प्पा सबसे प्राचीन सभ्यता नहीं है, इससे पहले भी मेसोपोटामिया की सभ्यता रह चुकी है। तो ऐसी बहुत सी सभ्यताएं हैं जो हड़प्पा सभ्यता से पहले और बाद में रह चुकी हैं, ठीक है, अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। लेकिन जो हमें सभ्यता मिली है, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे इससे आगे और पीछे की सभ्यताएं हो, लेकिन हड़प्पा सभ्यता सबसे विकसित, सबसे सुव्यवस्थित सभ्यता थी। ये एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें सब एक पद्धति द्वारा बनाया और अच्छी तरीके से निर्माण किया जाता था, इसलिए सभ्यता बहुत प्रचलन में है और हर एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं? मतलब इसे हड़प्पा नाम मिला तो मिला कैसे? ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हड़प्पा नाम स्थल की है। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हड़प्पा नामक स्थल पर हुई। हड़प्पा नामक स्थल, हड़प्पा क्या है? एक स्थल का नाम है हड़प्पा, कोई संस्कृति नहीं है। हड़प्पा एक स्थल का नाम है, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। इस स्थल पर ये मिली है, उस जगह का नाम हड़प्पा है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया है। सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने की। सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने की, और आपको मैंने बताया है पहले भी कि मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की है। याद रखना ये बात, 1921 में की थी। कब की थी? 1921 में की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अब इसकी कोई दो विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता ये है, यह सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। कैसी? एक नगरीय सभ्यता थी, विकसित थी, बड़ी थी। दूसरा पॉइंट है, इस सभ्यता में प्रमुख रूप से प्रकृति, मातृ देवी तथा आद्य शिव की पूजा की जाती थी। तो किसकी? प्रकृति, मातृ देवी, उनकी जो मातृ देवी हुआ करती थी उनकी, और भगवान शिव की पूजा की जाती थी। ऐसा लोगों का मानना है, ये कोई प्रमाण नहीं है, ये कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, ऐसी मूर्तियां मिलती हैं जो जिसमें शिव नटराज के रूप में पाए गए हैं, मातृ देवी मिली है, प्रकृति की पूजा, ऐसे बहुत से अवशेष मिले हैं जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि हड़प्पाई लोग प्रकृति, मातृ देवी और शिव जी की भी पूजा किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु वासियों के धार्मिक जीवन की दो विशेषताएं लिखिए। उनका जो धर्म था, वो धार्मिक संस्कृतियां कैसी थी? अब उनकी दो विशेषताएं। तो पहली है, सिंधु वासी पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, मतलब पूजा पाठ करते थे। दूसरी विशेषता है, ये लोग देवताओं के साथ वृक्षों, पशुओं, याद रखना, वृक्षों, पशुओं, सांपों तथा पत्थरों की पूजा करते थे। मतलब देवताओं की पूजा तो करते थे, लेकिन उस समय वृक्षों, पशुओं, सांपों, पत्थरों की भी पूजा करते थे। इससे साफ साफ प्रतीत होता है कि ये प्रकृति से रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन दोनों सेम ही हो जाती है कि प्रकृति की पूजा, प्रकृति में क्या क्या आता है? यही आता है, पानी, वृक्ष, पशु, सांप, पत्थर, प्रकृति की पूजा करते थे। अगर आप लोगों को इसके नोट्स बनाने हैं तो मैं साइडलाइन हो जाता हूं, आप लोग इसे लिख लीजिए। आशा करता हूं आप लोगों को वो चैप्टर, वो क्वेश्चन, वो फैक्ट समझ में आए होंगे। तो हम उन्हीं को आगे लेकर फिर चलते हैं, और फिर हमारा एक नया क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कोई दो बिंदु लिखिए। मतलब ऐसे क्या प्रमाण है कि वो नगरीय सभ्यता थी जबकि मेसोपोटामिया एक गांव सभ्यता थी? तो इसके साथ ऐसे मिलते हैं, नगरों में सड़कों का निर्माण किया गया था, सड़कों का निर्माण किया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण पर काटती थी, आप समझ रहे हो ना? समकोण पर मतलब एक सड़क निकली है तो आपको ऐसा काटती है, समकोण पर काटती थी
और चौराहों का निर्माण करती थी। ये बन गया आपका चौराहा। आपने चौपाटी तो देखी होगी, मतलब एक सड़क यहाँ से गई, एक सड़क यहाँ से गई, एक सड़क यहाँ से गई, समकोण पर काट दिया, ये बन गया चौराहा। समझ में आया होगा। मकानों का विन्यास एक महाजाल की तरह था, मतलब मकान जिस तरह के बनाए जाते थे एक से एक जॉइंट कर कर, मतलब ये आपको पूरी गली है, इसमें मकान फिर मकान फिर मकान फिर मकान फिर ऐसे में मकान, मतलब मकान ही मकान मिलेंगे आपको। जॉइंट हुआ करते थे, ये नहीं कि अलग अलग, मतलब जॉइंट तरीके से बनाए जाते थे। मकानों का महाजाल था। इन मकानों में आराम की सभी व्यवस्थाएं थी। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे और कभी कभी हमें कच्ची ईंटों के भी मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रिड पद्धति क्या थी। जो ग्रिड पद्धति मैंने चैप्टर 1 में बात की थी, चैप्टर 2 में भी बात की थी और चैप्टर इसमें भी बात की है, आप लोगों को ध्यान आया होगा। विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों से बनी पद्धति कहते हैं, जो मतलब हड़प्पा संस्कृति में सड़कें और नालियां इसी पद्धति से बनाई जाती थी। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में सड़कें नालियां जो थी वो इसी पद्धति के द्वारा बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति का ज्ञान हमें किन स्त्रोतों से प्राप्त होता है। ऐसे कौन से स्त्रोत हैं जिससे हमें हड़प्पा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। तो पहला पॉइंट है हमारा विभिन्न स्थलों की खुदाई, मतलब विभिन्न स्थलों की खुदाई से प्राप्त सड़कों, नालियों, भवनों, स्नानागारों आदि के द्वारा नगर योजना, वास्तुकला और लोगों के रहन सहन के विषय में जानकारी मिलती है। मतलब जब वहां पर खुदाई की गई तो हमें सड़क मिली, भवन मिली, गलियां मिली, स्नानागार मिली, लोगों की रहन सहन की जो वो लोग रहते थे, उनकी संस्कृति, उनके जो आभूषण थे वो हमें प्राप्त हुए हैं। इससे हमें उनकी स्थिति का पता चलता है। दूसरा पॉइंट है मिट्टी की मोहरें से धर्मलिपि आदि का ज्ञान होता है। धातु की मूर्तियां, आभूषण, मृतभांड जैसी कला एवं शिल्प की वस्तुओं से विभिन्न व्यवसाय एवं सामाजिक दशा की जानकारी मिलती है। मतलब वो लोग व्यापार भी करते थे, मोहरें थी, मूर्तियां थी, मृतभांड, आभूषण थे, मतलब अपनी अपनी कलाएं दिखाते थे वो लोग और इसका व्यापार भी करते थे। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारा चैप्टर जो है मैंने फैक्ट से जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, जितना भी समझाया है, आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर आप लोग इसे नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट सीरीज के साथ, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं।